हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योग्राफी ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जो कि है नेचुरल वेजिटेशन। आज हम नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है वो सभी चीज़ें जो इस चैप्टर में दी हुई हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं तो मैं एकेडमिक एजुकेटर हूं, मास्टर्स ऑफ ज्योग्राफी से, और जो भी इससे टाइम पीरियड में आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूं उससे आपको 100% फ़ायदा मिल रहा होगा। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जो भी आपकी स्पीसीज है, इंडिविजुअल स्पीसीज हैं जो अपने आप एडजस्ट कर लेती हैं क्लाइमेट और सोइल कंडीशंस को और ग्रो हो जाती हैं, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। मतलब कि कहने का अभिप्राय ये है कि क्लाइमेट और सोइल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी प्लांटेशन है, जो भी स्पीसीज है, अपने आप ऑटोमेटिक अपने कम्युनिटी है, प्लांट की कम्युनिटी है, वो आपकी ग्रो कर जाती है, तो वो आपकी नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है। मतलब कि अपने आप प्राकृतिक रूप से जो भी वेजिटेशन बनती है, मिलती है, वो आपकी नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है। राइट। हिमालयन हाइट्स पे आपके टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट्स पे, अंडमान निकोबार पे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलती है, डेल्टिक रीजन्स में आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, डेजर्ट या सेमी एरिड जो रीजन है वहाँ पर आपको थोनी वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पूरे के पूरी जो इंडिया है उसमें बहुत सी वेजिटेशन देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा जो इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो आपका बहुत ही वास्ट है, बहुत ही डिफरेंट है, रीजनल वेरिएशंस आपकी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये एक जो आपकी क्लाइमेट और सोइल की जो वेरिएशंस है उसके अकॉर्डिंग आपकी वेजिटेशन रीजन टू रीजन आपकी चेंज होती रहती है। ठीक है। तो ये इंडिया में चेंज होती है वन रीजन टू अनदर रीजन, ये नेचुरल वेजिटेशन का सिनेरियो रहता है। अभी टाइप्स ऑफ इंडिया की अकॉर्डिंग आपके जो फॉरेस्ट हैं टाइप्स, वो आपकी ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, उनको एक एक को डिस्कस करते हैं। तो पहली आती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं वो आपके वेस्टर्न स्लोप्स यानी कि वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन्स में देखने को मिलती है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास भी देखने को मिलती है। ये वार्म और ह्यूमिड जो एरियाज है, मतलब कि इक्वेटर के पास जहाँ पर प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 200 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। 22 डिग्री सेंटीमीटर सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है एनुअली। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको एक बहुत अच्छी बात है, वेल स्ट्रेटिफाइड मिलते हैं, यानी कि आपकी लेयर्स में मिलती है। लेयर्स को क्लोजर हम देखें तो ग्राउंड पे आपकी सब्स मिलती हैं, उसके बाद आपके जो भी शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड ट्रीज हैं वो मिलते हैं, उसके बाद टाल वेराइटीज ऑफ ट्रीज मिलते हैं। मतलब ये एक तरीके से नीचे आपकी सब्स हुई, घास हुई, झाड़ियाँ हुई, उसके बाद आपके थोड़े वो जो मीडियम साइज आपके ट्रीज हुए, उसके बाद जो लार्ज या टाल वेराइटी ट्रीज रहे। तो यहाँ पर आपकी जो हाइट है ट्रीज की वो आपकी 60 मीटर या उससे भी अबव वेरी करती है। स्पीसीज हैं वो आपकी रोजवुड यहाँ पर मिलती है, मोहगनी मिलती है, इबोनी मिलती है, ये इंपोर्टेड स्पीसीज इस जगह की मिलती है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को हमने अलग से डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो आपके लेस रेनफॉल पार्ट्स में देखने को मिलते हैं, रीजन्स में मिलते हैं, और ये मिक्सचर मिलता है एवरग्रीन और में मिक्स मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज हैं वो आपके सेदार, केल, हेलोक मिलते हैं, और जो भी आपके ब्रिटिशर्स आए उनके लिए ये इकोनॉमिक वैल्यू भी इनकी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये इनका सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर्ट किया गया फॉरेस्ट का, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो ओक फॉरेस्ट थे आपके गढ़वाल कुमायूं रीजन में वो आपके रिप्लेस कर दिए गए पाइन में। वो क्यों किए गए? क्योंकि पाइन जो आपका वुड है वो आपका बहुत ज़्यादा नीड थी रेलवे लाइंस बनाने के लिए, तो इसलिए ओक की जगह रिप्लेस करके पाइन लगाए गए ताकि रेलवे लाइंस अच्छे से बिछा पाए। जो भी आपके फॉरेस्ट रीजन थे उनको क्लियर कर दिया गया ताकि वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकें वो आपके टी, रबर, कॉफ़ी प्लांटेशन कर सकें। तो ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो आपके ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम जो अदर नाम है उसको मॉनसून फॉरेस्ट भी हम कहते हैं। तो ये आपके मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया मिलते हैं। इनकी रेनफॉल की बात करें तो 70 टू 200 सेंटीमीटर मिलती है। यहाँ पर जो बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इनको हमने डिवाइड कर रखा है मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस में। तो मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है वो आपकी 100 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। टीक, साल, शीशम
हुरा, मुहा, आंवला, सिमूल, कुसुम, सैंडल स्टोन। सैंडलवुड जो आपकी सैंडलवुड है, जो कि आपके चंदन है, वो भी आपकी यहाँ पर ज़्यादा मिलती है, राइट। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपके वास्ट एरियाज कंट्रीज में है, जहाँ पर आपकी रेनफॉल है वो आपकी 70 to 100 सेंटीमीटर मिलती है। तेंदू, पालस, बेल, कैर, ये आपकी इंपॉर्टेंट या कॉमन ट्रीज यहाँ पर मिलती हैं, स्पीसीज मिलती हैं। ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपकी रेनफॉल जहाँ पर लेस देन 50 सेंटीमीटर मिलती है, उस जगह पर आपके ये रीजन मिलते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्पीसीज की बात करें तो बबूल, बेर, जो वाइल्ड डेट पाम है वो, कैर, नीम, खेजरी। ये खेजरी आपको ये देख सकते हैं कि राजस्थान के रीजन में बहुत ज़्यादा मिलती है, तो ये आपकी स्पीसीज मिलती हैं। माउंटेनी फॉरेस्ट की बात करें तो माउंटेनी फॉरेस्ट यानी कि माउंटेनिस जो एरियाज में हाई एल्टीट्यूड में आपके फॉरेस्ट मिलते हैं, वो आपके माउंटेनी फॉरेस्ट कहे जाते हैं। तो माउंटेनी फॉरेस्ट को हमने 2 टाइप्स ऑफ क्लासीफाई किया है, एक तो नॉर्थ माउंटेन्स के फॉरेस्ट या दूसरे आपके साउथ माउंटेन फॉरेस्ट, मतलब कि आपके जो उत्तरी भाग में हिमालय रीजन में माउंटेन फॉरेस्ट है वो, और दूसरे आपके जो भी आपके घाट्स में जो साउथ या पेनिनसुलर इंडिया में मिलते हैं उनको हम साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। हिमालयन रेंज में जो भी आपकी वेजिटेशन मिलती है वो ट्रॉपिकल टू टुंड्रा वेरिएशन मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एल्टीट्यूड का वेरिएशन देखने को मिलता है। डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपके फुट हिल ऑफ हिमालय में देखने को मिलती है। हाइयर हिल की बात करें तो आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया या हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तरांचल। एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज मिलते हैं, जैसे कि आपकी ओक हुआ, चेस्टनट हुआ, ये आपके यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। और एल्टीट्यूड की बात करें तो आपकी 1500 to 1750 मीटर तक मिलते हैं। और पाइन फॉरेस्ट आपकी वेल डेवलप्ड जोन यहाँ पर मिलती है। पाइन एक के तरीके से कमर्शियल ट्री भी आप कह सकते हैं। और देवदार की यहाँ पर बात करें तो हाईली वैल्यूड एंडेमिक स्पीसीज ये रहती है हिमालयन रेंज की, तो ये आप ज़रूर ध्यान दें। साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपके 3 डिस्टिंक्ट एरिया में मिलते हैं पेनिनसुलर इंडिया में। फर्स्ट है वेस्टर्न घाट, दूसरा है विंध्यन रेंज, थर्ड है आपका नीलगिरी। तो ये रीजन्स में डिवाइड कर रखा हमने। जो भी आपके क्लोजर ऑफ ट्रॉपिक्स, आपको पता है कि ये रीजन आपका क्लोजर टू ट्रॉपिक्स मिलता है, यानी कि 1500 मीटर अबोव सी लेवल यहाँ पर मिलती है। वेजिटेशन है वो आपकी टेम्परेट मिलती है, क्योंकि हाइयर रीजन्स हैं। सब ट्रॉपिकल लोअर रीजन में मिलती है वेस्टर्न घाट के। और स्पेशली बात करें तो ये आपके स्टेट्स हैं केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो ये रीजन्स हैं जो कि आपकी ये वेजिटेशन साउथर्न यानी कि माउंटेनी फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। ट्रीज हैं वो आपकी इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस मिलती है, क्योंकि आपकी जो आपका मोगनोलिया, आपका वेटल, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी ट्रीज हैं यहाँ पर मिलते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो आपका ये टेम्परेट फॉरेस्ट को हम यहाँ नीलगिरी, अन्नामलाई, पलनी में कहते हैं चोलास। तो ये आप जरूर ध्यान दें कि जो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो चोलास ये आप रीजन याद रखें। लिटोरल और स्वैप फॉरेस्ट की बात करें तो लिटोरल और स्वैप फॉरेस्ट आपके वेटलैंड हैबिटेट्स में मिलते हैं। और ये जो आपके रीजन्स हैं, ये रीजन्स की अगर बात करें तो आपके रीजन्स हैं जो कि आपकी समुद्र तटवर्ती रीजन भी इसको कहते हैं। समुद्र के पास जो भी रीजन, जैसे कि आपकी जो आपका सी का पार्ट है और जो आपकी लैंड का पार्ट है, यहाँ पर आपको डायग्राम करता हूँ, ये आपका सी पार्ट है और यहाँ पर जो रीजन है ये आपका कुछ पार्ट तो आपका सी का रहा, कुछ पार्ट आपका लैंड का रहा, तो एक तरीके से ट्रांजिशन जोन भी इसको कह सकते हैं। तो वेटलैंड हैबिटेट्स आपकी रिच वेराइटीज़ मिलती हैं। 70% आपके जो पैडी कल्टीवेशन है वो इस रीजन में की जाती है। 3.9 मिलियन हेक्टेयर आपकी टोटल एरिया है वेटलैंड का। मैंग्रोव्स हैं वो आपकी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं आपकी साल्ट मैर्सेज, टाइडल क्रिक्स में, मड फ्लैट्स में, एस्चुरीज में बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। इंडिया की बात करें तो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट आपकी 6740 स्क्वायर किलोमीटर में वेरी करते हैं, यानी कि 7% आपकी वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट का हमारे पास इंडिया के पास मिलता है। 2 साइट्स की बात करें तो चिल्का लेक उड़ीसा में है, आपका कियो ग्लेदऊ नेशनल पार्क है जो आपका भरतपुर में है। ये कुछ आपके कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग वेटलैंड्स आपके इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस
रहते हैं, जैसे कि आपकी ये दोनों हैं आपके रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपके इंक्लूड भी कर रखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं। अभी जो आपकी कंट्री में वेटलैंड को आपको 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, वो आप रीजन वाइज रीजन यहाँ पर आपके साथ मैंने डिस्कस ये यहाँ पर कर रखा है, तो ये आप चेक कर लें कि कौन कौन सा रीजन कैसे कैसे कर रखा है। तो 8 कैटेगरीज में आपके वेटलैंड डिस्ट्रीब्यूट की हुई। अभी नेचुरल वेजिटेशन जो हमने अभी तक कि यहाँ पर सबसे पहले हम जो आपके लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो ये आपके जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टिक पोर्शन है वहाँ पर ये आपके फॉरेस्ट मिलते हैं, राइट। माउंटेनी फॉरेस्ट की बात करें तो जो आपके एल्टीट्यूड यानी कि हिमालयन रीजन्स में आपके मिलते हैं, यहाँ पर ये रीजन में माउंटेनी फॉरेस्ट मिलते हैं, राइट। ये इधर भी मिलते हैं, तो जो भी हिमालय का एक्सटेंशन है वहाँ पर आपके माउंटेनी फॉरेस्ट मिलते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ये रीजन है आपका पूरा, और आपका ये रीजन है जो रेंज शेडो एरिया है, ये भी आपका मिलता है। इन दोनों रीजन्स में आपका जो भी स्टेट्स आते हैं वो भी आप ध्यान रखें। राजस्थान है, हरियाणा है, आपका पंजाब है, इस तरीके से जो भी आपके स्टेट्स आते हैं वो आप आइडेंटिफाई करके रखें। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपके इस रीजन में मिलता है। ये पूरा होल रीजन आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट रहता है। आपके जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ये रीजन है, और एक आपका ये रीजन है। तो ये दोनों रीजन आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। अभी हमने पढ़ लिया कि कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अभी फॉरेस्ट कवर आपके इंडिया में कितना है वो भी हमें जान लेना चाहिए। तो आपके अगर स्टेट के रिकॉर्ड इंडिविजुअल स्टेट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बात करें तो फॉरेस्ट कवर आपका 23.28% देखने को मिलता है। लेकिन हम अगर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 की बात करें तो एक्चुअली फॉरेस्ट कवर आपके इंडिया में 21.05% मिलता है। ये आपका वेरी इस वजह से हुआ, ये दोनों रिपोर्ट्स आपकी अलग अलग इस वजह से हुई क्योंकि आपके जो स्टेट्स हैं उनके रिकॉर्ड कोई लैंड है वो ऐड कर ली होगी और दोनों स्टेट्स ने ऐड कर ली होगी, इस वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी जो आपके फॉरेस्ट कवर है डेंस जो फॉरेस्ट हैं वो आपके 12.29% हैं, ओपन फॉरेस्ट हैं वो आपके 8.75% मिलते हैं, राइट। अभी जो आपके फॉरेस्ट हैं उनके साथ आपको भी पता है कितनी नुकसान हुआ, कितना उनको नुकसान हुआ, कितनी उनकी वेजिटेशंस को हमने डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि हमें फ्लैट रीजन चाहिए, हमें वहाँ पे एग्रीकल्चर करना है, वहाँ पर और चीज़ें करनी है, एक्टिविटीज़ करनी है, माइनिंग करनी है, तो वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नैतिक जिम्मेवारी है। तो जो भी आपकी लाइफ है, एनवायरनमेंट है, वो आपका फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग ही, फॉरेस्ट के इंटर रिलेशनशिप ही वहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवांटेज आपकी इकोनॉमी को, जो इकोनॉमी और सोसाइटी को आपका फॉरेस्ट पहुंचाते हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान दें कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी फॉरेस्ट पॉलिसी की कुछ इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं उनको ध्यान में रखकर बात करते हैं। तो 33% हमारे जो जोग्राफिकल एरिया है उस पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन है कितना हमारा 21.05। एक तरीके से ये आपका हमें इस 33% पे लेके आना है, ये हमारी फर्स्ट एम रहा। मेंटेन करना है, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी करनी है, जो भी आपके फॉरेस्ट हैं जो भी आपके डिस्टर्ब कर रखे हैं उनको रिस्टोर करना है, जो भी आपके नेचुरल हेरिटेज हैं कंट्री के उन्हें कंजर्व करना है, जो भी आपकी बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखना है, आपकी जो भी आपकी सोइल इरोजन होती है, आपके आज के दिन एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट लैंड है वो भी आपका बहुत ज़्यादा मिलता है, रिडक्शन ऑफ फ्लड्स और ड्रॉट्स रीजन्स है, ये कुछ आपके फॉरेस्ट की वजह से मिलता है। तो एक तरीके से ये आपके जो सिम्टम्स हैं या आपके इनके एम किए हुए हैं, एम्स के आधार पे ये चीज़ें हमें फुलफिल करनी है कुछ आने वाले समय तक। ये कब तक फुलफिल कर पाते हैं ये आपका डिपेंड करता है। अभी वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ आपके 4 to 5% आपका प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं वो आपके एंटायर जो अर्थ है उस पर हमारे इंडिया के पास है। मतलब कि कहने का अभिप्राय ये है कि 4 to 5% जो पूरे एंटायर अर्थ की प्लांट्स हैं, एनिमल स्पीसीज हैं, वो आपके 4 to 5% इंडिया के पास हैं। यानी कि
बहुत अच्छा हमारे पास रेशियो मेंटेन हमने किया है और बहुत ज़्यादा अच्छा वाइल्ड लाइफ हमारे पास मिलता है। अभी जो सर्टेन स्पीशीज़ हैं वो आपके एक्सटिंक्ट हो गई, तो एक्सटिंक्शन के कगार पे हमने चैप्टर 2 10th क्लास में डिस्कस की थी, कौन कौन सी आपकी, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हुआ, एलिफेंट प्रोजेक्ट हुआ, तो ये हमने उस वीडियो में डिस्कस की। तो इस वजह से दोबारा उस वीडियो को चर्चा नहीं करूँगा, उस बात पे चर्चा नहीं करूँगा। आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिए, आपको आई बटन में शो हो जाएगी, राइट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आपकी इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो 103 हमने नेशनल पार्क बनाए हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं आपकी कंट्री लेवल पे, ताकि आपके यहाँ पर आपकी वाइल्ड लाइफ को अच्छे से कंजर्व कर सकें, हम उसको कंजर्व के साथ डेवलप भी कर सकें, ये हमारा मोटो रहता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आपके जो उसमें कंजर्वेशन हमें करना है, हमें उन स्पीसीज का डेवलपमेंट भी करना है, तो इन दोनों को ध्यान में रखकर हमें बायोस्फीयर रिजर्व किए गए। अभी बायोस्फीयर रिजर्व का एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वहाँ पर हमें जो भी आपके रिसर्च हैं, मॉनिटरिंग है, वहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि वो रीजन है वो आपका स्पेसिफाइड रहता है। अभी आपका टेबल जो आपकी लिस्ट ऑफ आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स की यहाँ पर दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इनमें आपकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है स्टेट वाइज, जो भी आपके ये आपके रिजर्व कौन कौन से हैं, आपकी टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, डेट आपका कब है, लोकेशंस कौन सी हैं, कौन से स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वो आपके पार्ट वाइज आपके साथ डिस्कस किए। अभी जो आपके हाईलाइटेड किए गए हैं, जैसे कि आपकी नीलगिरी है, नंदा देवी है, तो ये आपकी जो पोर्शन है ये आपकी 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जो कि आपके यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किए हुए हैं, रिकॉग्नाइज किए हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो किसी भी पेपर एस्पेक्ट से हो। तो ये आपकी पूरा का पूरा चैप्टर था, और इसमें बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन भी हमने डिस्कस की है, आपको शो हो रही होगी। पंचमरी कहाँ है, ये नीलगिरी कहाँ है, तो ये आपके रीजन्स भी आप एक ब्लैंक मैप में ड्रॉ कर लें, ताकि आपको कोई परेशानी भविष्य में ना आए। तो एक तरीके से मैप बहुत ज़रूरी है आपके ज्योग्राफी के लिए, तो इसलिए आप मैप वर्क भी ज़रूर करें। अभी जो भी आपके साथ डिस्कस किया वो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो डोंट फॉरगेट लाइक बटन, और शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।